हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री की बुक आवर पास्ट और ये है चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। बेसिकली यहाँ पे मैप दिया हुआ है जिससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। जो टर्म यहाँ पे गिवन है कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का मतलब आप जान लीजिए क्या होता है। कार्टोग्राफर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि मैप्स को बनाता हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ भी हमारे काम का नहीं है, बेसिक सी चीज़ें हैं। आप देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। देखिए, हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, किसी भी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, तो उनमें क्या होता है टाइम के साथ साथ काफ़ी सारे चेंजेस हुआ करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो उसकी मीनिंग हो। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में पाए गए हैं जो कि टाइम के साथ साथ चेंज भी होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, जो मेडिवल पर्शियन था वो काफ़ी डिफरेंट है आज के हमारे मॉडर्न पर्शियन से। और ये जो डिफरेंस है ना केवल ग्रामर और वोकैबुलरी के बेसिस पे है, बल्कि जो वर्ड है उसकी पूरी की पूरी मीनिंग भी एक समय के साथ चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो बात करते हैं, इसमें बात की गई हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान जिसे हम आज का इंडिया समझते हैं, बहुत ही हमारा प्यारा मॉडर्न नेशन, लेकिन 13वीं सेंचुरी में जब इसको यूज़ किया गया था मिनहाज सिराज के द्वारा, तो उन्होंने लिखा था कि उन्होंने पर्शियन में लिखा था और उनका हिंदुस्तान से मतलब था वो एरिया जो पंजाब या हरियाणा के आसपास है, या फिर वो एरिया जो यमुना और गंगा के बीच का एरिया है, उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। और इसी के साथ साथ जो अर्ली सेंचुरी के में जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था, तो उन्होंने ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था। फौना वहाँ पे उसका कल्चर क्या है, उन इनहेबिटेंट्स का, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए बात कही गई थी। वहीं 14वीं सेंचुरी में जब पोएट आमिर खुसरो ने यूज़ किया था वर्ड हिंद, तो सबकी मीनिंग क्या देख रहे हो आप, सबकी मीनिंग डिफरेंट जा रही है टाइम के साथ साथ ही। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, एक और एग्जांपल दिया हुआ है फॉरनर। हम आजकल फॉरनर किसे मानते हैं? हम आजकल फॉरनर उसे कहते हैं जिसका इंडिया में लेना देना नहीं है, मतलब जो इंडिया में नहीं रहता है, हम बेसिकली उसको फॉरनर कहते हैं। लेकिन क्या पहले भी ऐसा होता था? जी नहीं। मेडिवल पीरियड की अगर हम बात करें तो फॉरनर वो इंसान होते थे, कोई भी स्ट्रेंजर, A to Z कोई भी हो, कोई भी स्ट्रेंजर जो कि किसी एक गाँव में या फिर किसी एक सोसाइटी में दिखता है और वो उस सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं होता है, उसे हम फॉरनर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अजनबी भी कहते हैं। वैसे ही अगर एक जो सिटी का इंसान कहीं जंगल में चला जाए तो उसको जंगलवासी फॉरनर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्या, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज की बात करते हैं। हिस्टोरियंस जो है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के सोर्सेज यूज़ करते हैं जिससे कि वो पास्ट के बारे में जान सकें कि पास्ट के टाइम पे क्या होता था और वहाँ का नेचर कैसा था, सब जानने के लिए। इसमें एग्जांपल फिर से दिया हुआ है कि अगर आप वो तो छोड़ो, 6th क्लास की बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं क्या। हाँ जी, अब ये भी कहा हुआ है कि देखिए हो क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हिस्टोरियंस के पास ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिससे कि वो हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें पता कर सकते हैं। और वो पता कैसे करते हैं? कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन से, आर्किटेक्चर से, या फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के थ्रू भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है ये जो चीज़ें हैं कभी कभी डिसकंटिन्यू भी हो जाती हैं, क्योंकि देखो जो नंबर है और जो वैरायटी हमारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, उनको संभाल के रखना पड़ रहा है। और धीरे धीरे ऐसे हो क्या रहा है, जो यूज़ ऑफ पेपर है वो भी चीप होता जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्केल पे होता जा रहा है। लोगों ने क्या हुआ, अब अपने होली टेक्स्ट जो लिखने शुरू कर दिए हैं, राजाओं के बारे में लिखना शुरू कर दिया है, टीचिंग्स जो सी महात्माओं की उनको लिखना शुरू किया है, पिटीशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं, और इस तरह से काफ़ी सारे रजिस्टर भी मेंटेन कर लिए गए हैं अकाउंट और टैक्सेस के। मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि कलेक्ट की जाती थी मोस्टली वेल्दी पीपल्स के द्वारा रूलर्स और मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स में, ये जो है बेसिकली लाइब्रेरीज या आर्काइव्स में रखी जाती थी। अब आप पूछेंगे कि आर्काइव्स क्या होता है? आर्काइव्स वो जगह होती है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो रखे जाते हैं। इवन अगर हम आज के वर्ल्ड में देखें तो हर एक नेशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास उनकी खुद की आर्काइव्स होती है जहाँ पे वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को रखते हैं सेफली। ठीक है। और जैसे पता है आज के टाइम पे, जैसे पहले के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ करती नहीं थी, तो होता क्या था, लोग बुक मतलब हाथ से ही लिखा करते थे। आज भी यही होता है, अगर हम अब किसी के नोट से कॉपी करते हैं तो हमें जो चीज़ समझ नहीं आती हम भी उसमें जैसे बना होता सेम टू सेम वैसे बना देते हैं। वी डोंट नो कि लिखा क्या है, बट हाँ लिख देना है, चूँकि बस कंप्लीट करना है। तो सेम पहले भी होता था, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट होती थी और उसको फाइनल स्क्रिप्ट तक आते आते उसमें कितने सारे चेंजेस आ जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
अब जो कुछ टेक्स्ट है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गए एक से दूसरे में आते आते। ये बहुत ही एक तरह की देखी जाए तो सीरियस प्रॉब्लम थी, जो कि हम शायद ही कोई ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को पता कर सके जो कि ओरिजिनली ऑथर के द्वारा लिखी गई थी। हमें सबकी सब कॉपीज़ ही मिलती हैं, हम टोटल डिपेंड हैं उनकी कॉपीज़ पे जो कि बाद में लिखी गई हैं। इससे होता क्या है, जो हिस्टोरियंस हैं उनको चीज़ों को समझने में पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आता है, और वो चीज़ों को सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ों को गेस करके ही बताते हैं कि ओरिजिनली इसमें क्या लिखा होगा। ठीक है जी। 14th सेंचुरी क्रॉनिकल है हमारे जियाउद्दीन बरानी, वो लिखते हैं अपनी क्रॉनिक जो उन्होंने पहले लिखी थी 1356 में, और इसका अनदर वर्जन जो आया था वो 2 साल बाद आया था, और दो डिफरेंट हो गए एक दूसरे से। जब हिस्टोरियंस को मिला तो उन्होंने बताया कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो पहला वर्जन है वो 1960 तक ही था, और जो बाकी सब चीज़ें थी वो धीरे धीरे टाइम के साथ खोने लगी थी। अब है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। अगर हम स्टडी करेंगे 1000 ऑफ ईयर्स, लगभग 700 से 1750 के बीच में, तो हम देखेंगे कि हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जो कि हर टाइम के साथ साथ दिखते चले आ रहे थे। काफ़ी डिफरेंट मूवमेंट भी हुए थे इस टाइम पे, जिसमें टेक्नोलॉजीज़ ने अपना अपीयरेंस दिखाया था। जैसे कि क्या, पर्शियन व्हील जो है वो आया था इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील्स आया था वेविंग्स के लिए, और फायर आर्म्स भी आ गए थे कॉम्बैट में। नए फूड और बेवरेजेस जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट्स में आने लगे थे, जैसे कि पटेटो, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पे बात याद रखने वाली है कि जितने भी इनोवेशंस हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं और क्रॉप्स हैं, वो लोगों के साथ ही साथ आई, जो अपने आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे थे। एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या, ये जो पीरियड था वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस यहाँ पे काफ़ी देखने को मिले थे। और साथ ही साथ ये जो पीरियड था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोबिलिटी भी हुई। ग्रुप्स ऑफ पीपल जो हैं वो ट्रैवल करते थे काफ़ी लंबा डिस्टेंस अपॉर्चुनिटी के सर्च में। जो सब कॉन्टिनेंट है उनमें काफ़ी ज़्यादा इमेंस वेल्थ थी, और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी लोगों के लिए कि वो अपना लक आके आजमा सकें। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन के सामने आया था, और वो थे राजपूतास, जो बेसिकली होते कौन थे, सन ऑफ रूलर। 18th और 14th सेंचुरी के बीच की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है ज़्यादातर अप्लाई किया गया था उन ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए जिनको हम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस देते हैं। अब इन जो ये टर्म है ये इंक्लूड करता है इसके साथ ही साथ किसमें, केवल ना रूलर या फिर चीफ्समैन को, बल्कि सोल्जर्स और कमांडर्स को भी, जिन्होंने आर्मीज़ या डिफरेंट मोनार्क्स के आर्मीज़ में सर्व किया था ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट। और जो ये कोड ऑफ कंडक्ट है बहुत ही एक ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी कह सकते हो। ये एक क्वालिटी थी राजपुताज में, जो कि उनके पोएट और बार्ड्स के द्वारा मेंशन भी करी गई है। एक और ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा इन ग्रुप के अलावा बाकी भी ग्रुप्स जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, वो थे मराठाज, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायथाज। ठीक है जी। इनको भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी इस टाइम पे कि वो अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को मेंटेन कर सकें। इस पीरियड के मतलब थ्रू आउट दिस पीरियड यहाँ पे काफ़ी ग्रेजुअल क्लियरिंग हुई फॉरेस्ट की, और जिससे हुआ क्या, एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन भी हुआ, और चेंजेस जो हैं काफ़ी तेज़ी से होते गए, और कुछ एरिया से काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए। ये जो चेंजेस थे उनके हैबिटेट्स में, वो फोर्स हुआ कि काफ़ी सारे मैनी फॉरेस्ट जो डवेलर्स थे वो माइग्रेट हो गए। अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट जो होता है एक नेचुरल ऐसा एनवायरनमेंट होता है किसी रीजन का, और जहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है वो अपने आप ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, वो होता है पूरा हैबिटेट। वहाँ पे क्या हुआ, लैंड को टिलिंग करने जाने लगा, और फिर फाइनली वहाँ पे पीजेंट्स भी बनने शुरू हो गए। जो ये नए पीजेंट्स थे जो ग्रेजुअली बिकम हुए थे किससे, इन्फ्लुएंस हुए थे बाय रीजनल मार्केट्स, चिफ्समैन, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स। ये एक तरह से पार्ट बन गए लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का, और इसलिए इनको ज़रूरत थी कि ये टैक्स को पे करें, और उनको गुड और सर्विसेज जो हैं वो लोकल लॉर्ड से मिलती रहेंगी इसके बदले में। अब इसके फलस्वरूप हुआ क्या, एक ही सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस एमर्ज होकर सामने आए पीजेंट्स के। अब कुछ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड था, उनको क्या हुआ, और कुछ ने प्रोडक्टिव लैंड रख लिया, कुछ ने कैटल्स रख लिए, और कुछ ने क्या किया, कंबाइंड आर्टिसनल वर्क ले लिया विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है जी, अपने अपने काम के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है वो क्या हुआ, बहुत ही डिफ्रेंशिएट होने लगी। जो
जो क्या पीपल थे वो जातीज़ और सब कास्ट में डिवाइड होने लगे। रैंक जो है वो उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे दिए जाने लगी और उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे भी। रैंक जो है वो कोई परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होती थी, वो वैरी करती रहती थी उनके पावर के अकॉर्डिंग। इन्फ्लुएंस और जो भी रिसोर्सेज कंट्रोल किए जाते थे मेंबर ऑफ़ जातीज़ के द्वारा। जो स्टेटस था सेम जातीज़ का वो भी अलग अलग एरिया के हिसाब से वैरी करता रहता था। जो जातीज़ थी वो फ्रेम करती थी अपना खुद का रूल और रेगुलेशंस, जिससे कि वो क्या हो उनके मेंबर्स की जो भी चीज़ें हैं उनको मैनेज किया जा सके। ये जो रेगुलेशंस थे वो इन्फोर्स किए जाते थे एक असेंबली के द्वारा, जिसमें एल्डर्स होते थे और वो डिस्क्राइब करते थे कुछ एरियाज़ जैसे कि जाति पंचायत। लेकिन जो जातीज़ थी वो भी उनको भी कुछ रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत थी अपने विलेज में। जो काफ़ी सारे विलेज थे वो गवर्न किए जाते थे चीफ्स मैन के द्वारा, और इन सबको अगर हम एक साथ रख लें तो ये स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट भी बनाते थे। रीजन एंड एम्पायर की बात करते हैं। जो लार्ज स्टेटस है जैसे कि चोलास का हो गया, तुगलक्स का हो गया या फिर मुगल्स का हो गया, इनके पास काफ़ी सारे रीजन्स थे। एक जो संस्कृत प्रशस्ति है जो कि आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वो प्रेज़ करती है दिल्ली सल्तनत घियासुद्दीन बलबन के बारे में और एक्सप्लेन करती है क्या वो बहुत ही अच्छे रूलर थे और किसके एक वास्ट एम्पायर के, जो कि कहाँ से बंगाल से लेके ईस्ट ऑफ गजनी अफ़गानिस्तान तक था और वेस्ट में इंक्लूड करता था साउथ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे जो पीपल थे काफ़ी डिफरेंट रीजन के थे जैसे कि गोदा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात सॉरी। ठीक है जी, और ये आर्मी में काम करने के लिए आए हुए थे। हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस रिगार्ड करते हैं कि एक तरह के बहुत ही एग्जाग्रेट क्लेम है उनके कॉन्क्वेस्ट का। और इसी के साथ साथ सेम टाइम पे हो क्या रहा था, जो रूलर हैं ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि जो रूलर हैं वो इतने बड़े पार्ट पे, इतने ज़्यादा सब बड़े पार्ट पे कैसे अपना कंट्रोल जो है वो बनाएंगे। चलिए अभी देखते हैं। ऐसा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मन हो तो आपका पढ़ लेना, मुझे लगा नहीं कुछ बताने लगेगा आपको। अब वहीं देखें, अगर हम 700 बाकी जो मेनी रीजन्स हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी अलग जोग्राफिकल डायमेंशंस रखते थे और जो उनकी लैंग्वेज और कल्चर था वो भी काफ़ी डिफरेंट था। ठीक है, और काफ़ी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है जी, अब इन सब चीज़ के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में तो पढ़ेंगे डेफिनेटली सी बात है। ये जो एसोसिएटेड थे किसी स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़ से, काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट भी होते रहते थे इन स्टेट्स के बीच में। ओकेशनली जो डायनेस्टीज़ हैं जैसे कि चोलास, खिलजीज़, तुगलक्स और मुगल्स, ये इस लायक थे कि काफ़ी बड़ा एम्पायर जो है बना सकते हैं पूरे पैन इंडिया रीजनल में। ठीक है जी, लेकिन ये सारे के सारे एम्पायर्स थे वो इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं थे। अब आगे बढ़ते हैं हम। जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था 18th सेंचुरी में, तो इसने एक तरह से लेड किया री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेटस ठीक है जी। लेकिन जो हमारा ईयर ऑफ इम्पेरियल था, पैन रीजनल रूल था, वो एक तरह से ऑल्टर करता है कैरेक्टर ऑफ द रीजन को। अगर हम पूरा देखें, जो भी मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स हैं और जो रीजनल है वो लेफ्ट था किससे, लेगेसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट्स जो कि रूल किया गया था उनके ऊपर। ठीक है जी, और इस तरह से काफ़ी सारे डिस्टिंक्ट और शेयर ट्रेडिशंस जो है निकल के सामने आए थे इन द रियल्म ऑफ गवर्नेंस और इकोनॉमी के मैनेजमेंट के लिए, एलाइड कल्चर के लिए और लैंग्वेज के लिए भी। अब 1000 ईयर्स, लगभग 700 से 750 तक के बीच में जो भी हमने डिफरेंट रीजन्स पढ़े हैं वो आइसोलेशन में तो ग्रो हुए नहीं थे, ये भी बात बताई गई है इसमें। जो रीजन्स हैं उनको फील हुआ कि कैसे एक जो लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस है वो कितना ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन की बात करी गई है। 1000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की अगर हम देखें तो हम जानेंगे कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी विटनेस चीज़ें कर रहे हैं, मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन को भी। जो पीपल था उनका बिलीव था किसमें, डिवाइन में। कुछ तो ऐसा है जो काफ़ी डिवाइन है और डीपली पर्सनल भी है, लेकिन जो और साथ ही यूजुअली कलेक्टिव भी है। कलेक्टिव बिलीव था सुपर नेचुरल एजेंसीज़ में। रिलीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड था सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वो भी किसकी, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ का। जैसे सोशल वर्ल्ड है इन सारे ग्रुप्स का ऑल्टर हो रहा था, वैसे ही इनका जो बिलीव था वो भी ऑल्टर हो रहा था। इस पीरियड के आसपास ही ये बात है कि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे उस टाइम पे, जिसको आज को हम हिंदुज़म भी कहते हैं, ये भी उसी टाइम की बात है।
इसमें इंक्लूड क्या था, इसमें डीटीज़ की वर्शिप इंक्लूड थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इंक्लूड था, वो भी किसके द्वारा, रॉयल्टीज़ के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्रो हो रही थी ब्राह्मण्स की, प्रीस्ट की, डोमिनेंट ग्रुप्स की जो कि सोसाइटी में थे। इनकी जो नॉलेज थी संस्कृत टेक्स्ट को लेके, उन्होंने ब्रह्मास को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाई उस सोसाइटी में। जो उनकी डोमिनेंट पोजीशन थी उसको कंसोलिडेट कर दिया गया उनकी पैट्रॉन के सपोर्ट के द्वारा। और जो नए रूलर थे वो अपनी प्रेस्टीज के लिए ढूंढते रहते थे इनको। एक तरह का जो मेजर डेवलपमेंट था इस पीरियड में वो था इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति भी इसी टाइम पे एमर्ज होकर सामने आई थी। पैट्रॉन क्या होता है वो भी देख लीजिए। पैट्रॉन जो है एक इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल होता है जो कि सपोर्ट करता है किसी दूसरे पर्सन को या फिर आर्टिस्ट को या फिर क्राफ्टमैन को, ठीक है जी, किसी को भी सपोर्ट करता है। हाँ जी, भक्ति की बात कर रहे हैं। आर लविंग पर्सनल डीटी दैट डिवोटीज़ कुड रीच विदाउट, मतलब कि भक्ति कैसा था इसमें कि आप डीटी तक पहुंच सकते हो बिना किसी प्रीस्ट के, बिना किसी रिचुअल को किए हुए भी। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। ये जो पीरियड था इसमें तब जब काफ़ी ज़्यादा न्यू रिलीजन भी सब कॉन्टिनेंट में निकल के आ रहे थे। जो मर्चेंट्स थे और जो माइग्रेंट्स थे उन्होंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा होली कुरान की टीचिंग्स को इंडिया में लाया था करीब 7वीं सेंचुरी में। जो मुस्लिम हैं उन्होंने कुरान को अपनी होली बुक मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया सॉवरेनिटी ऑफ दी वन गॉड जो कि अल्लाह था, जिनका लव, मर्सी और सब चीज़ों को वो उन्हीं में विश्वास रखते थे बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के। काफ़ी सारे रूलर्स जो थे वो पैट्रॉन थे इस्लाम के और उलामा के भी, जिन्होंने लर्न किया था थियोलॉजियन और जुरिस्टिस को। जैसे कि हिंदुइज़्म है, इस्लाम है, ये सब भी इंटरप्रेट करते थे काफ़ी वैरायटी ऑफ वेज़ को अपने फॉलोअर्स के द्वारा। यहाँ पे शिया मुस्लिम जो थे वो बिलीव करते थे क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ हैं अली, वो एक तरह से लेजिटिमेट लीडर हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। और जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो एक्सेप्ट करते थे अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, मतलब खलीफास के और इस तरह से जो खलीफाज हैं वो सक्सीड करते गए। ठीक है जी। यहाँ पे और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे, काफ़ी वेरियस ऑफ स्कूल थे लॉज के, जैसे कि हनाफी और साफ़ीज़, इंडिया में सब चीज़ें और भी थी। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो भी चीज़ें पास हो रही थी उसको सिर्फ ऐसे डेज़ में, ईयर्स में नहीं देखा, बल्कि एक तरह से कैलेंडर के जैसे देखा। टाइम को भी उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि कैसे जो टाइम है वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो चेंज हो रही थी। ठीक है जी। कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे थे आइडियाज़ में और उनके बिलीव्स में। जो इस टाइम की स्टडी है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा ईजी करती है कि हम पास्ट को काफ़ी लार्जर सेगमेंट में डिवाइड कर सकें, जैसे कि पीरियड हो गया। ठीक है जी। अब वही बात करते हैं मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, जो कि डिवाइड करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। ये जो डिवीज़न है ये बेस्ड किस पे है, आइडिया जो कि है रिलीजन ऑफ रूलर्स। ठीक है। एक तरह से ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज है और कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुई थी इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर में। ऐसा जो डिवीज़न है ये साथ ही साथ इस चीज़ को भी इग्नोर करता है कि उस सब कॉन्टिनेंट की रिच जो भी डाइवर्सिटी है वो क्या है। आगे बढ़ते हैं। कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो इस पीरियडाइजेशन को भी आज भी फॉलो करते हैं और जो ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं वो सोशल या फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे देखी जाती हैं। ठीक है जी। जो हिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है जी, उसमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़ इंक्लूड हैं, जैसे कि आपके हंटर हो गए, गैदरर्स हो गए, अर्ली फार्मर्स हो गए, पीपल हो गए जो कि टाउन्स और विलेजेस में रहते थे, अर्ली एम्पायर्स, किंगडम्स हो गए। और वो हिस्ट्रीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा डिस्क्राइब होगी मेडिवल में, मतलब 7th क्लास की बुक में आप यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो 1000 ऑफ ईयर्स है हमारे इंडियन हिस्ट्री के, वो विटनेस करता है काफ़ी सारे चेंजेस। आफ्टर ऑल जो हमारा 16th और 18th सेंचुरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है हमारे 8th और 11th सेंचुरी से। इसलिए जो पूरा एक पीरियड है उसको डिस्क्राइब किया गया है वन हिस्टोरिकल यूनिट के द्वारा, नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम्स। हालांकि जो मेडिवल पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट करता है मॉडर्न पीरियड से। मॉडर्निटी जो है वो कैरी करती है एक सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। ये एक तरह से बताती है क्या जो मेडिवल पीरियड है वो लैक कर रहा था काफ़ी सारे चेंजेस जो हुए थे उनमें। आगे बढ़ते हैं। अब जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर निकल गए हमारे सोसाइटी के, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्म किए इकोनॉमीज़ में, सेवरल रीजन की इकोनॉमीज़ में इस लेवल तक पहुंचने के लिए वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे थे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से भी, वो उनके इंटरेस्ट से अट्रैक्ट हो रहे,
चलिए भाई, ये भी हमने ख़त्म कर लिया और ये चैप्टर हो गया ख़त्म। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज़ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।